अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्शंस एक्ट 2017 के चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 15 तक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स। सेक्शन 219 कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस। द इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अंडर द रेलेवेंट लोकल गवर्नमेंट लॉ एंड द रूल्स एप्लीकेबल इन अ प्रोविंस, कंटोनमेंट एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। मीन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं एक तो प्रोविंस के अंदर होंगे, इसके अलावा कंटोनमेंट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। तो हर प्रोविंस का अपना एक लोकल गवर्नमेंट लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे बलूचिस्तान का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 है। इसके अलावा केपीके और सिंध ने जो है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 2013 के अंदर एक्ट पास किया था। और पंजाब के अंदर एक से ज़्यादा एक्ट पास हुए हैं। आई थिंक सबसे पहले इनका 2019 के अंदर पास हुआ, शायद इससे पहले भी था, लेकिन ये बाद में फिर चेंज हुआ। इसको दोबारा अमेंड किया गया 2022 के अंदर, और अभी दोबारा जो है ये 2025 के अंदर अमेंड हुआ है, जिसके तहत जो है ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं नवंबर के अंदर, आई थिंक सो। तो इसके अलावा जो अपना इलेक्शन का एक्ट है वो भी, और जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। मीन कि सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, हर प्रोविंस का जो अपना लोकल गवर्नमेंट लॉ होता है वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। द वोटिंग प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स in a province, cantonment or ICT mean Islamabad Capital Territory, will be the same as procedure used for assembly elections under this act। तो मीन जिस तरह से जनरल इलेक्शन होते हैं असेंबली के, सेम उसी प्रोसेस के तहत ही ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, मीन के डायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे यूनियन काउंसिल के, तहसील काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ना कि उनके मेंबर को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। तो सेम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ होता है ना जनरल इलेक्शन के लिए, यहाँ पे भी वही होता है। द कमीशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल अनाउंस द डेट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन अ प्रोविंस, कंटोनमेंट, ICT or any part of them। The Commission must hold local government elections within 120 days after the expiry of the term of existing local governments in a province, cantonment or ICT। तो मीन जैसे ही एक इलेक्शन सॉरी लोकल गवर्नमेंट की जो एक मुद्दत है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो एंड हो जाती है, तो इस उसके एंड होने के 120 दिन के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है, 5-5 साल का गैप आ जाता है। अभी देख लें आप, जो पहले इलेक्शन हुए थे वो उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी पता नहीं है होते हैं या नहीं होते। The Commission will organize and conduct these elections to ensure that they are honest, just, fair, according to law, and protected against corrupt practices। सेम जनरल बातें जो हमने पहले हम सारी कवर कर चुके हैं। इसमें बस ये आपने देखना है कि ये डेज कितने हैं, मतलब इनके ऊपर कौन सा जो है लोकल गवर्नमेंट लॉ अप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर जो है वो अथॉरिटी तो ज़ाहिर है वही इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इसमें चेंजेस ये हैं कि जो हर प्रोविंस है उसका जो अपना लॉ है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 220 इलेक्टोरल रोल्स। द सेम इलेक्टोरल रोल्स मीन की जो वोटर लिस्ट है प्रिपेयर्ड, अपडेटेड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट will also be used for local government elections। The commission will provide the returning officer of a local government with copies of the electoral rolls for all electoral areas within that constituency। मीन के जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो आरओ होती है, मीन कि उसके पास अथॉरिटी होती है, तो फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जैसे बताया गया है, द रिटर्निंग ऑफिसर विल देन प्रोवाइड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर ईच पोलिंग स्टेशन विद द वोटर लिस्ट फॉर दैट स्टेशन। सेक्शन 221 डिलिमिटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन की हल्का बंदी। लोकल गवर्नमेंट की जो है वो हल्का बंदी किस तरह से की जाएगी। For local government elections, the Election Commission shall delimit constituencies, mean के boundaries for union council, wards in a union council, wards in a district council, wards in a municipal committees। This will be done as far as possible in line with Chapter 3rd of this Act and the rules
with necessary changes. For delimitation of a union council, it must be टेरिटोरियल यूनिटी, मीन कि वन कंटिन्यूस एरिया, मीन कि कंटिगुअस जो एरियाज होते हैं, जो मुत्तसिल एरियाज होते हैं, उनको कंबाइन करके जो है वो एक आप जो है वो एक हल्का बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 3 या 4 चक हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, 1, बी, सी, यहाँ पे है डी। अब ये नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे कोई गैप है, ठीक है? अब ये नहीं कर सकते कि इनको आप मिला दें। होना तो यही चाहिए कि ये जो आपस में मुत्तसिल हैं, इनकी बाउंड्रीज़ क्योंकि आपस में मिलती हैं, इनकी आप जो है एक इनका जो है ना आप एक हल्का बना सकते हैं। इट इज़ इट्स बाउंड्रीज़ कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द लोकल काउंसिल इट बिलॉन्ग्स टू। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो एक इसकी बाउंड्री होती है ना, जो ऑलरेडी मतलब मेंशन होती है कि एक यूसी की मीन की यूनियन काउंसिल की इतनी बाउंड्री है, उसे आप तजावज़ नहीं कर सकते। अगर इसकी बाउंड्री यहाँ तक ही है तो इसको यहाँ तक ही आपने रखना है, ये नहीं कि आप दूसरी यूनियन काउंसिल के अंदर इसकी जो है ना हल्का बंदी को आगे तक ले जाएँ, ऐसा नहीं कर सकते। द पॉपुलेशन ऑफ अ यूनियन काउंसिल्स इन वन लोकल गवर्नमेंट शुड बी एज़ यूनिफ़ॉर्म एज़ पॉसिबल। तो मतलब इनकी पॉपुलेशन का जो तनासुब है वो भी बराबर ही रखा जाएगा। A local government may be divided into many wards as notified by the concerned government for election of members on general seats। इसमें आप यही अज्यूम करें कि जिस तरह से पोलिंग स्टेशन हमने देखे थे कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा वार्ड हो सकते हैं जहाँ पे बेसिकली जो है ना वो होते तो ये भी इलेक्शन पोल ही है ना कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं। For delimitation of a ward of a union council, a ward shall consist of a village, one or more adjoining villages in an urban area, a census block or adjoining census block। अब ये जो सेंसस ब्लॉक होते हैं ना, जैसे जब मरदमशुमारी होती है तो उनकी मुनासबत से जो है ना वो तयशुदा होते हैं कि ये एरियाज़ है ना, इनको इस मतलब बाउंड्री के अंदर जो है रखना है। तो वो ये सेंसस ब्लॉक, ये मैंने आपको डेफिनेशन के चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से जो है ना कवर करवाया हुआ था। तो उसमें बेसिकली उनको सेंसस ब्लॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, उसी तरह ही उनको जो है ना मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा, उसके अंदर ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। बाउंड्रीज ऑफ अ वार्ड कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द यूनियन काउंसिल। सेम बात कि बाउंड्रीज जो है ना वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ अ वार्ड इन अ यूनियन काउंसिल शुड बी एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। A municipal committee shall be divided into wards as notified by the concerned government for election of members on general seats for delimitation of a municipal committee। ये बेसिकली हमने जो ऊपर देखे हैं ना ये वाले, यहाँ पे ये देखें, इनको सेपरेटली बताया जा रहा है। पहले ये बताया, फिर ये बता रहे हैं, ये बताया, फिर अब ये बता रहे हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है कि मतलब उनकी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए और वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो जो है कंटिन्यूअस बाउंड्रीज होनी चाहिए। सेम बात की जा रही है बार-बार। Each ward shall consist of a census block or adjoining census blocks. Boundaries of ward cannot cross municipal committee limit. Population of ward within the municipal committee should be as uniform as possible। सेम बात है। उसके बाद आ जाए तहसील काउंसिल, वे रिक्वायर्ड with are divided into wards as notified by the government for election on general seats of the तहसील council and district काउंसिल। अब ना आपने ना हायरार्की देख लेनी है। सबसे पहले देखें छोटी सबसे आई थिंक यूनियन काउंसिल ही होती है। यूनियन काउंसिल के बाद फिर जो है तहसील काउंसिल, फिर तहसील काउंसिल के बाद ऊपर जो है फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बीच में हो सकता है कि बीच में कुछ और भी हों, यूनियन काउंसिल के बाद कुछ और हो, बट मुझे इसका नॉलेज नहीं है। जो एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है उसका मैं बता सकता हूँ। अगर किसी को इल्म है तो आई थिंक उसकी बात की जा रही होगी। वार्ड जो है, वार्ड से मुराद वही मैंने जो आपको बताया कि पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हो सकते हैं, उसके हिसाब से अगर तहसील काउंसिल है तो तहसील में ज़्यादा वार्ड होंगे, अगर यूनियन काउंसिल है तो उसमें जो है वो पोलिंग स्टेशन की सेंस में कम होंगे। For delimitation of a ward in a Tehsil council, each ward must be a territorial unity. Boundaries of a ward cannot cross the Tehsil council limit. Population of ward in a Tehsil council should be as uniform as possible। Same बात। A local government may be divided into as many constituencies as required under the relevant local government law for election of members on general seats। मीन जितनी लोकल गवर्नमेंट की जनरल सीट्स होंगी उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी। लेट्स सपोज म्यूनसिपल कमेटी के 10 वार्ड हैं, तो फिर वहाँ पे 10 हल्के बनेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे कोई 60 सीट्स हैं तो टोटल जो है वहाँ पे 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी। सेक्शन 222
Appointment of delimitation committee. The election commission shall appoint a delimitation committee for each district. This committee will delimit constituencies of local governments in the district, including union councils, wards within union council and wards in municipal committee. तो मीन इस कमेटी का बेसिक मकसद ही हल्का बंदी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीन के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाकी जो छोटे लेवल पे जैसे यूनियन काउंसिल होगी, वार्ड विद इन यूनियन काउंसिल एंड वार्ड विद इन म्यूनसिपल कमेटीज, ये भी यही कमेटी डिसाइड करेगी. रेवेन्यू ऑफिसर्स और अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट मस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द डिलिमिटेशन कमेटी इन इट्स वर्क. यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स मीन जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOR जिसको कहते हैं, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह, वो भी इनको असिस्ट कर रहे होंगे. इसके अलावा बाकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो भी असिस्ट करेंगे. सेक्शन 223 अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन अथॉरिटी. द इलेक्शन कमीशन शल अपॉइंट अ डिलिमिटेशन अथॉरिटी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. पहले हमने देखा जो है वो था डिलिमिटेशन कमेटी, ठीक है. अब यहाँ पे है डिलिमिटेशन अथॉरिटी. इसका क्या काम है? Authority will hear and decide objections against the delimitation done by the delimitation committee. मीन के जो delimitation committee जो है हल्का बंदी करेगी, तो उस पे किसी को एतराज़ है तो वो delimitation authority के पास जो है ना एप्लीकेशन दे सकता है. उनकी ऑब्जेक्शन वगैरह जो है ये अथॉरिटी रिजॉल्व करेगी. If the authority is from the subordinate judiciary, it must be appointed in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. मीन अगर इस अथॉरिटी के अंदर जो मीन के जो मेंबर्स हैं, मेंबर ही हम कह सकते हैं, जब जो भी आप कहना चाहें, जो अथॉरिटी के वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाएंगी, अगर वो जुडिशरी से हैं तो फिर जो रेलिवेंट प्रोविंस की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा. कंसल्ट करके फिर उनको अपॉइंट किया जाएगा. Any voter may file objections against delimitation within 15 days of publication by the delimitation committee. मीन के delimitation committee जो है जब वो delimitation की एक लिस्ट जो है पब्लिश कर देगी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी अपील इसके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है. The delimitation authority must decide these objections within 30 days from the date of delimitation. तो फिर delimitation authority के पास 30 days होते हैं to decide on these objections. Section 224 Election of officials and polling stations. The same rules from Chapter 5 about appointment of election officials and preparation of polling stations list for assembly elections will also apply to local government election with necessary changes. तो जो चैप्टर 5 है उसके जो रूल्स हैं यहाँ पे भी अप्लाई होंगे. Section 225 Appeal against scrutiny orders. If a nomination paper is accepted or rejected by a revenue officer, the candidate or objector may appeal within the time fixed by the commission. तो ये अपील कहाँ की जाएगी? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ट्राइब्यूनल का पूरा हमने एक जो है चैप्टर पढ़ा था. अपील goes to into appellate tribunal which consists of a district and session judge or additional district and session judge appointed by the commission in consultation with the chief justice of the high court. मीन इस ट्राइब्यूनल के अंदर जो मीन के जो अथॉरिटीज़ होंगी वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज या इसके अलावा फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होंगे, जो कि बेसिकली कमीशन जो है वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके अपॉइंट करता है. द अपीलेट ट्राइब्यूनल मस्ट डिसाइड द अपील summarily mean quickly within the time fixed by the commission and its decision is final. If the tribunal fails to decide within the fixed time, the appeal is treated as abated. Abated mean कि finished, ended, meaning the returning officer's decision becomes final. तो ज़ाहिर है रिटर्निंग ऑफिसर पहले डिसाइड करता है, उसके खिलाफ ही तो अपील की जाती है आगे. अगर ये अपील टाइम पे नहीं करते, मतलब अपील का फैसला जो है ये ट्राइब्यूनल नहीं कर पाते, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर का जो पहले वाला फैसला है वही वैलिड होता है, वही फाइनल समझा जाता है. Section 226 Election against reserved seat. The Election Commission will conduct elections for reserved seats under local government law for women, peasants, workers, technocrats, youth, and non-Muslims. The candidates with the highest number of votes in a category will be declared elected for the reserved seats. The Commission will give the returning officer a list of elected members who are eligible to vote and form the electoral college for the indirectly elected members of the local government.
अब यहाँ पे जितने भी इलेक्शन होते हैं ना, सेम उसी तरह ही होते हैं जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जा रही है, ये सेम आप इसी तरह समझें जैसे सेनेट के इलेक्शन होते हैं ना, तो सेनेट के इलेक्शन कहाँ पे होते हैं? वो जो जनरल असेंबलीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि नेशनल असेंबली होगी, प्रोविंशियल असेंबली होगी, जो रेलिवेंट असेंबली है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं ना। सेम यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इन लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो इलेक्ट हो जाएँगे, जो मेंबर इलेक्ट हो जाएँगे, जैसे यूसी के अंदर जितने भी मेंबर डिसाइडेड हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, वो इलेक्ट हो गए। इसी तरह जो है वो तहसील लेवल पे जितने भी मेंबर हैं, 50 हैं, 100 हैं, वो इलेक्ट हो गए। इसी तरह जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इलेक्ट हुए। अब उनमें से जो है ना बेसिकली इनको इलेक्ट किया जाता है, ये वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, नाजिम, नायब नाजिम। तो जो रेलिवेंट मतलब उनकी जो पोजीशंस होती हैं, उनकी इलेक्शन इनडायरेक्टली उनके अंदर असेंबली से किए जाते हैं, बेसिकली उनको चूज़ किया जाता है। यही बात यहाँ पे की जा रही थी कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर को जो है ना चूज़ करेंगे। Section 227 Notification of election and a vacancy. The Commission must notify every election or vacancy caused by death, resignation, disqualification, or removal of a local government members and publish it in the official gazette. तो मीन जैसे ही वैकेंसी जिस तरह से जो बाकी असम्बलीज को होती है उसको फिल किया जाता है, यहाँ पे भी वैसे ही फिल किया जाएगा। Any government under which a vacancy occurs must immediately inform the commission about the vacancy. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लें, द इलेक्टेड मेंबर कौन से थे जो हमने सेक्शन 226 में हमने लिखा था। चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन, मेयर, डेप्टी मेयर, ये अर्बन एरियाज़ के अंदर होते हैं, ये जो है ना गाँव वगैरह के अंदर होते हैं। नाजिम वगैरह भी जो वहाँ पे जो है ना इनको इलेक्ट किया जाता है। सेक्शन 228 बाई इलेक्शंस when a member's seat becomes vacant and a by-election is needed under the local government law, the commission will notify in the official gazette the constituency or electoral college to elect replacement. सेम वैसा प्रोसेस है जिस तरह के बाकी जनरल इलेक्शन के अंदर जो अगर कोई सीट वैकेंट होती है, बाई इलेक्शन होती है, इनके ज़मनी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी ज़मनी इलेक्शन करवाए जाते हैं जिनको बाई इलेक्शन कहा जाता है। सेम प्रोसेस है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। सेक्शन 229 Application of provisions of local government election. Subject to this chapter and applicable rules, the provisions of chapter 5, 6, 10 and 12 of this act shall be applied as far as possible to local government elections. Qualification and disqualification of a candidate or member in local government elected will be decided under the applicable local government law. तो हर लोकल गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड मतलब गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर इनको डिसाइड किया जाता है। चैप्टर 14 केयर टेकर गवर्नमेंट, इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 230 फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। A caretaker government shall handle day-to-day matters necessary to run the government, assist the election commission to conduct the elections according to the law, limit its activities to routine, non-controversial, urgent matters that are in public interest and reversible by the future elected government. मीन कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो आम रूटीन में एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकती है, लेकिन कंट्रोवर्शियल काम नहीं करेगी। सिर्फ नॉन कंट्रोवर्शियल मीन कि जो किसी एक पार्टी को फेवर ना कर रहे हों, बल्कि बिल्कुल इम्पार्शियल जो है वो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि रूटीन के अकॉर्डिंग है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो जो है वो कैरी आउट करेगी। इसी तरह जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जैसे कोई आफत आ जाती है, तो उनके लिए वो पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो वाली पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि रिवर्सिबल हों, मीन कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उनको रिवर्स कर सके। बी इम्पार्शियल टुवर्ड ऑल पर्सन्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल जो है वो इम्पार्शियल होगी, मीन कि किसी की भी साइड नहीं लेगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन केयर टेकर गवर्नमेंट, द केयर टेकर गवर्नमेंट शैल नॉट मेक मेजर पॉलिसी डिसीजंस एक्सेप्ट ऑन अर्जेंट मैटर्स, मीन कि जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि बजट के हवाले से या फिर एजुकेशन के हवाले से या किसी भी और मैटर में कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन वो नहीं लेंगे। मेक एनी डिसीजन और पॉलिसी दैट में अफेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसी तरह वो कोई ऐसी जो है वो पॉलिसी भी नहीं बनाएंगे या ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाए। लेट्स सपोज जैसे कोई IMF के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट करके चली जाए कोई केयरटेकर गवर्नमेंट, जो कि आने वाली गवर्नमेंट उसको पूरा ही नहीं कर सके, तो ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। एंटर इनटू मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडरटेकिंग दैट में हार्म पब्लिक इंटरेस्ट,
engage in major international negotiation or sign ratify binding international agreement except in exceptional cases। इसी तरह वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कोई भी ऐसे मेजर एग्रीमेंट साइन नहीं करेगी जो कि बेसिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने होते हैं। हाँ, जो रूटीनली काम होता है, जैसे आपने यूएन में जाना है, वहाँ पे आप स्पीच कर सकते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट समिट्स होती हैं, जैसे कि एससीओ है, और भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो जा सकते हैं, वरना कोई मेजर जो है वो निगोसिएशन वगैरह नहीं कर सकते। Make promotions or major appointment of public officials but may make acting or short term appointment in the public interest। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म या फिर जो है एक्टिंग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई परमानेंट या प्रमोशनल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ट्रांसफर पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस नेसेसरी एंड अप्रूव्ड बाय द कमीशन। सिर्फ उन ऑफिशियल्स की जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कमीशन अप्रूव करेगा, बाकी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल की वो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करेंगे। Attempt to influence elections or do anything that may adversely affect free and fair election। इसी तरह वो जो है किसी भी पार्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें ऊपर जो हमने देखा था ना, नॉट का वर्ड है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे तो लिखा हुआ मेक एंटर इनटू, तो ऊपर वो नॉट, मीन कि ये कर नहीं सकते। ये सारी जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है। Provided subsection 1 and 2 do not apply if the caretaker government must take actions on existing bilateral or mutual multilateral agreements। जो पहले से एग्रीमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एससीओ है, इसके अलावा और भी पाकिस्तान जिनका मेंबर है, उसके रिलेटेड जो भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी पाकिस्तान जिनके साथ कर चुका है, वो तो वो कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, इंटर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, इनके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कैरी आउट होंगे, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैरी आउट कर सकती है। इन पे ये सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाई नहीं होते। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स मीन जो कैबिनेट बनती है पूरी केयर टेकर की, or any caretaker government member must submit a statement of assets and liabilities within 3 days of assuming office। तो ऑफिस जैसे ही अज्यूम करेंगे, वो 3 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी असाजात हैं, जो वाजबात हैं, उनकी स्टेटमेंट वगैरह जो है वो कमीशन को सबमिट करेंगे। दिस इंक्लूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज ऑफ प्रीसीडिंग 30 जून ऑन फॉर्म बी। तो मीन जो 30 जून होता है एक साल का पूरा, एक साल 30 जून से लेकर दूसरे साल 30 जून तक, उसकी जितनी भी वो लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, वो सारी डिक्लेरेशन जो है फॉर्म बी के ऊपर मेंशन करके उन्होंने जैसे ही ऑफिस अज्यूम करेंगे, वो 3 दिन के अंदर अंदर कमीशन को सबमिट करवाएंगे। द कमीशन विल पब्लिश द स्टेटमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। इन दिस सेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट मीन द केयर टेकर गवर्नमेंट एट फेडरल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल। मीन के दोनों लेवल पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। चैप्टर 15 मिसलेनियस। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इलेक्शन एक्ट 2017 का। सेक्शन 231 क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन आर टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द मजलिस शुरा मीन के नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, सॉरी सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली shall follow आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इसमें एक क्वालिफिकेशन को डील करता है, दूसरा जो है डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है। तो ये हम बार बार जो है ना वो डिफरेंट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो प्रोविजन है, जो एक्सेप्शन है, वो देखें, ये इंपॉर्टेंट है। बीइंग नॉमिनेटेड ऑन एन ऑनररी बेसिस मीन आजाजी तौर पे, आर बीइंग मेंबर ऑफ एनी बोर्ड और स्टैट्यूटरी बॉडी owned controlled by the government shall not disqualify a person from being a candidate for parliament, provincial assembly or local government, receiving honorary payment, meeting fee or other perquisites भी बेनिफिट को कहते हैं, for such position shall also not disqualify a person। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है आज़ादी तौर पे कहीं पे अपॉइंटेड है, लेट्स सपोज कोई पर्सन जो है गवर्नमेंट एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड पे अपॉइंट किया गया है सिर्फ आज़ादी तौर पे, और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना चाहता है, मीन के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहता है, तो वो वहाँ पे भी अपॉइंटेड रहेगा और इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा ले सकता है।
वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो इस कैटेगरीज के अंदर नहीं आता। तो इसमें बेसिकली यही बात की जा रही है और उसको जो ऑनररी पेमेंट फ़ी वगैरह दी जाएगी वो भी की जा सकती है। आपको पता होगा ये हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। हमने जो है वो चैप्टर 8 जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसका आई थिंक आर्टिकल 224 है। उसमें भी हमने देखा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो खुद मतलब अपॉइंटेड जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा उनके जो स्पाउसेस होते हैं, जो करीब के रिलेटिव होते हैं, वो भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पे केस डिफरेंट है, वो खुद भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन की जो भी प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते, जो आज़ादी तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं। सेक्शन 232 ये भी क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस के हवाले से है। द प्रोसीजर, मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस shall follow Article 62 and 63 of the Constitution of Pakistan 1973। मीन किसी पर्सन को क्वालिफाई करना है या डिस्क्वालीफाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, मैनर क्या होगा, और अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको कितनी मुद्दत के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई रखा जाएगा। तो ये सारा जो है आर्टिकल 62 और 63 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। वेयर दीज आर्टिकल डू नॉट स्पेसिफाई अ प्रोसीजर, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई। मीन के ज़ाहिर है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसकी जितनी भी प्रोविजंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर वो मीन के किसी पॉइंट को, किसी मतलब ऐसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रही, मीन के कोई प्रोसीजर नहीं बता रही, तो फिर इस एक्ट की प्रोविजन जो है वो अप्लाई होंगे। रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर लॉ, कोर्ट जजमेंट और डेक्री, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62(1)(f जो कि सादिक और अमीन के हवाले से है, shall be limited to a maximum of 5 years from the date of court declaration and follow due process of law। मीन के अगर कोई कोर्ट जो है उसकी कोई जजमेंट, कोई डेक्री किसी पर्सन को सादिक और अमीन के हवाले से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो वो पूरी लाइफ के लिए जो है वो इलेक्शन से मीन के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वो मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। सेक्शन 233 कोड ऑफ कंडक्ट, द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज शैल फ्रेम ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स एंड पोलिंग एजेंट्स। आप इनको रूल कह सकते हैं, जो कि ज़ाब्ता इखलाक होता है कि क्या जो है ना उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक बनाना है, किस तरह के रूल्स जो है उन्होंने रिवाइज करने हैं। तो इसमें ये पार्टीज़ सारी शामिल होंगी। लेट्स सपोज़ हम अज़्यूम करते हैं कि वो इस तरह के कुछ बना लेते हैं कि मीडिया पे सबकी कवरेज जो है वो इम्पार्शियल होगी, मीन कि सबको मीडिया पे दिखाया जाएगा। इस तरह के वो रूल बना सकते हैं। या ये बना सकते हैं कि हम एक-दूसरे के खिलाफ जो है वो हेट स्पीच नहीं करेंगे। बिलो द लेवल जाके जो है वो स्पीच नहीं करेंगे। इस तरह की वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तमाम पार्टीज़ मिल के आपस में कंसल्टेशन से डिवाइस कर सकती हैं। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कह सकते हैं कि मेन पार्टी जो है यही होगी और बाकियों को बुलाया जाएगा कि आप इनकी डायरेक्शन पे, इनकी गाइडेंस पे ये जो है ना आपस में बैठ के कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइस करें। द कमीशन शैल आल्सो फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, मीडिया एंड इलेक्शन ऑब्जर्वर्स। मीन के कमीशन खुद भी जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइस करेगा फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, जो कि इलेक्शन के ऊपर जो है सिक्योरिटी लगाई जाती है। इसके अलावा बाकी जो बैलेट पेपर हैं उनकी जो प्रिंटिंग होती है वहाँ पे भी तो सिक्योरिटी होती है। मीडिया, फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर, इनके हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट मीन आप रूल्स कह सकते हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो कमीशन खुद बनाएगा। ऑल ऑफ द अबव पर्सन्स and entities must follow the code of conduct during elections. The Commission shall publish the code of conduct in the official gazette and on its website. No change can be made except through the same consultation process described in subsection 1। मीन कि अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करनी है तो कमीशन खुद चेंजेस नहीं करेगा, बल्कि इन तमाम की प्रेजेंस में, इनकी कंसल्टेशन के साथ कोई भी चेंजेस की जा सकती हैं। सेक्शन 234 मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, the Election Commission shall form a monitoring team to observe the election campaigns of candidates and political parties। तो जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, जो कि पार्टीज़ जो हैं बेसिकली रैलीज़ करती हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, बाकायदा तौर पे जो है ना फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा थ्रू मॉनिटरिंग टीम। The team will report regularly on to an officer nominated by the commission in each district। मीन जो है वो इलेक्शन कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा और ये जो मॉनिटरिंग टीम है वो उसको रिपोर्ट करेगी।
पर्पज़ क्या है इसका? टू डिसाइड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनी वायलेशन ऑफ द एक्ट, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट। द कमीशन में क्रिएट अ मॉनिटरिंग टीम फॉर अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी और अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। इट विल आल्सो डिफाइन द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द टीम। तो मीन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सेपरेट जो है वो एक मॉनिटरिंग टीम भी कमीशन अपॉइंट कर सकता है, मीन के एक क्रिएट कर सकता है, या फिर मल्टीपल ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक टीम बनाई जा सकती है। If the nominated officer finds a violation after summary inquiry and there is no other punishment under the law, he may impose a fine up to 50,000 rupees। मीन कि अगर कोई नॉमिनेटेड ऑफिसर जो है जो कि कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट करता है और उसको जो ये मॉनिटरिंग टीम है वो रिपोर्ट करती है, तो उसके मतलब नॉलेज में ये आता है कि कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट जो है वो इस तरह की वायलेशन कर रहा है। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो वायलेशन है, वो जो ऑफ़ेंस है, वो इस एक्ट के अंडर नहीं आ रहा, लेकिन वो है ऑफ़ेंस। लेकिन वो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोविज़न में उसकी ऑलरेडी जो है पनिशमेंट नहीं दी हुई, तो फिर उसको 50,000 तक फ़ाइन किया जा सकता है। If the same candidate or political party violates the law a second time, the officer will refer the matter to the commission। अगर वो पर्सन दोबारा जो है वायलेशन करता है तो फिर ऑफिसर कमीशन को रिपोर्ट करेगा। द कमीशन में इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट और पार्टीज कैंडिडेट। तो मीन ये सेवेरिटी है ना कि आप एक दफ़ा वायलेशन करते हैं फिर दोबारा कर रहे हैं, तो फिर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से लीगल प्रोसीडिंग जो ट्रायल है वो इनिशिएट किया जा सकता है बाय कमीशन। एनीवन अग्रीव्ड बाय द ऑफिसर्स ऑर्डर में अपील विद इन 3 डेज टू द कमीशन। जो ऑफिसर की बात की जा रही है, पहले जो हमने देखा है यहाँ पे उसकी बात दोबारा रिपीट की जा रही है कि अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो ऑफिसर के ऑर्डर से अग्रीव फील कर रहा है, उसको लगता है कि ये डिसीजन मेरे खिलाफ है, ऑफिसर ने ठीक नहीं दिया, मीन के 50,000 को जो उसने फाइन किया वो ठीक नहीं दिया लगाया, तो वो कमीशन को 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकता है। द कमीशन डिसीजन ऑन द अपील इज फाइनल। During an election, the Commission may issue directions to authorities handling print or electronic media, and such authorities must comply। तो जो प्रिंट वगैरह करती हैं, सॉरी प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, उनको एक तरह की डायरेक्शन दी जा सकती है कि आपने किस तरह से जो है ना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रैलीज हैं इनको किस तरह से दिखाना है, जो इनकी कैंपेन किस तरह से करनी है, ये सारी जो है वो कमीशन इनको डायरेक्शन जारी करेगा। Section 235 Absence of candidates not to invalidate act। If any act or thing is required by this act to be done in the presence of a candidate or election agent or polling agent, then the failure of such persons to attend, मतलब ये पर्सन जो है उन प्रोसीडिंग के अंदर जाते नहीं है, मीन की प्रेजेंस मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते कमीशन की जो डिमांड है जो भी इस एक्ट की या थिंग की, at the fixed time and place shall not invalidate any act or thing which is otherwise validly done। तो मीन इनकी गैर मौजूदगी में भी वो जो एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्ट होनी है वो इनवैलिडेट नहीं होगी, मीन के इनवैलिड नहीं होगी, वो बिल्कुल प्रॉपर ही जो है वैलिड समझी जाएगी, क्योंकि इनको बाकायदा तौर पे नोटिस दिया जाता है। ये वहाँ पे आते नहीं है, ये मतलब आने मतलब जो भी रीज़न हो सकती है, तो वो फिर एक्स पार्टी डिसीजन जो है ना वो बिल्कुल वैलिड होता है। सेक्शन 236 jurisdiction ऑफ कोर्ट्स बार्ड। बार्ड मीन किसी को रोक देना, किसी की पावर को curtail कर देना। नो कोर्ट कैन क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्ट टेकन इन गुड फेथ बाय द इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर, एनी इलेक्शन ऑफिशियल, एनी अदर ऑफिसर और अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और रूल्स। मीन अगर कोई भी इनमें से जो अथॉरिटीज़ हैं रूल और एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, मीन की अच्छी नीयत के साथ काम कर रही हैं, तो कोई भी कोर्ट इनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकती। Courts cannot question the validity of electoral rolls, मीन की जो वोटिंग लिस्ट होती है prepared or revised under this act, the legality or propriety of any proceedings or actions taken by or under the commissions or a registration officer। तो मीन कोई भी इलेक्टोरल रोल के हवाले से जो है वो क्वेश्चन कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकती, और ये कौन प्रिपेयर करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके हवाले से भी मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती कोर्ट। The delimitation of constituencies or any actions taken by the commission cannot be challenged in court। इसी तरह कमीशन की तरफ से जो हल्का बंदियाँ की जाती हैं, मीन की जो वो इलेक्टोरल बाउंड्रीज प्रिपेयर करता है या कमीशन कोई और एक्शन लेता है, इनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 237 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ
ये भी प्रीवियस सेक्शन से मैच करता है। नो लॉ सूट, prosecution or legal action can be filed against the commissioner, election official, or any person for anything done in good faith under this act, any rule, order or direction issued under this act। मीन के इस एक्ट के अकॉर्डिंग या रूल के या फिर जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कमीशन जो है डायरेक्शन जारी करता है, कोई भी इनमें अथॉरिटी जो है उसके ऊपर गुड फेथ के साथ अमल करती है तो उसके खिलाफ कोई भी लॉ सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल एक्शन जो है कोर्ट की तरफ से नहीं दायर किया जा सकता या एक्शन नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 238, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स। द commission may allow domestic or international observers organization to monitor elections। Observers can access polling stations, voting count, and result consolidation। A person cannot observe election if they are not accredited by the commission or is authorized officer or affiliated with any political party। मीन के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं उनको पहले जो है कमीशन से इजाज़त लेना पड़ती है। अगर वो उनको कमीशन जो है अप्रूव कर देता है तो फिर वो इलेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट है तो उनको मतलब इलेक्शन ऑब्जर्व करने की इजाज़त नहीं होती। ये जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरह फेल्स टू प्रोवाइड फुल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देता तो उसको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज़ अगेंस्ट पीस एंड पब्लिक ऑर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, फेल्स टू प्रोवाइड ऑथोराइजेशन फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, हैव नॉट obtained सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर कोई पर्सन जो है वो पीस या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्व था, कोई ऑफेंडर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली इलेक्शन ऑब्जर्व करना चाहती है, उसका कोई मेंबर जो है वो पहले उस अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लेता, तो भी उसको इलेक्शन ऑब्जर्व करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑब्जर्वर्स मस्ट डिस्प्ले एन आईडी कार्ड इशूड बाय द कमीशन आर ऑथोराइज्ड ऑफिसर व्हाइल ऑब्जर्विंग इलेक्शंस। उनको एक आईडी कार्ड जो है वो कमीशन इशू करता है या ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है वो देता है, वो उनके पास होना चाहिए जब वो इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो। Observers or their organization must submit reports to the commission highlighting electoral irregularities observed along with recommendation if any। तो मीन जो भी वो जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं जो भी वहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं, चाहे अच्छी है बुरी है, वो सारी रिपोर्ट जो है वो कमीशन को बताते हैं, देते हैं। इलेक्शन इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज़ जो भी वो उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो सारी जो है कमीशन को रिपोर्ट करते हैं और उनके जो रिकमेंडेशन वो देना चाहते हैं वो भी जो है मेंशन करते हैं। सेक्शन 239, पावर टू मेक रूल्स। द इलेक्शन कमीशन में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रपोजल्स ऑफ दिस एक्ट। Rules must be notified in the official gazette and published on the Commission's website। Before making rules, the Commission must publish a draft of the proposed rules, hear and decide any objections or suggestions received within 15 days of the publication। मीन के रूल्स को फाइनली पब्लिश करने से पहले जो है ना उसका एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है ताकि कोई भी वोटर या जो कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है पब्लिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर कमीशन को जो है वो बता सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्शन हो सकती हैं, सजेशन हो सकती हैं, फिर कमीशन उनको सुनता है और उसके मुताबिक फिर डिसाइड करता है, मीन कि फिर फाइनल जो है वो रूल्स का ड्राफ्ट पब्लिश करता है। सेक्शन 240, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। If any difficulty arises in implementing this act, the Commission, with the President's approval, may make provisions to remove the difficulty। मीन कि अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो किसी भी ऑफिसर को या किसी भी लेवल पे इस पूरे कमीशन को डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर वो कमीशन जो है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ इस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकता है। मीन कि मे मेक प्रोविजंस टू रिमूव डिफ़िकल्टी। इस तरह से कोई प्रोविज़न जो है वो बना सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन से कंसल्ट करेगा? क्या गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा? नहीं, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा कमीशन। Any such order must be published on the Commission's website। Every provision made under this section must be laid before both houses Majlis Shura either before or after it is made। अप्रूवल लेगा पहले प्रेसिडेंट से, लेकिन इसकी जो बेसिक जो है वो मीन के आप कह सकते हैं कि जो सैंक्शन है उसके ऊपर जो भी डिबेट होनी है वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। तो वो जैसे ये कंप्लीट कर लेगा ना
चाहे वो बनाने से पहले बोथ हाउसेस के अंदर जो है ना इसको प्रेज़ेंट करेगा, या वो जब बना चुका होगा इसके हवाले से जो प्रोविज़न्स हैं वो इन दोनों हाउसेस के अंदर जो है ना प्रेज़ेंट करेगा, और दोनों हाउसेस के अंदर डिबेट होगी। फिर जो भी वो डिसाइड करेंगे उसके हवाले से मतलब वो फाइनल जो है ना वो ड्राफ्ट जो जो भी है वो एक एक्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता है। सेक्शन 241 रिपील। ये सारे जितने भी यहाँ पे आपको एक्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये पहले के हैं, ये सारे रिपील हो चुके हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल आप एक दफ़ा देख लें। जैसे कि इलेक्टोरल रूल्स एक्ट 1974, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज एक्ट 1974, सेनेट इलेक्शंस एक्ट 1975, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976, फिर है इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002, कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑर्डर 2002, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 एंड एलोकेशन ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 2002। मीन इन सब को मिला के ना, इन सब की ज़ाहिर प्रोविजंस जो पहले की होती हैं उनसे गाइडेंस तो ली जाती है, उनको मिला के ये जो है एक्ट बनाया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा एक्ट है इलेक्शन एक्ट 2017 ये कम्प्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।